Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and let us start with today's current affair analysis. आज के कुछ important topics जो हम discuss करने वाले हैं, they are related to the AI content regulations and the US Bangladesh trade deal impact on Indian exports. Also, we are going to see what are the lacunas in the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. तो आइए शुरू करते हैं current affair analysis. सबसे पहला आर्टिकल जो आज के द हिंदू में फ्रंट पेज पर आया है, that is regarding the center prescribes label for all photorealistic AI content online. सेंटर की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं, कुछ रेगुलेशंस आई हैं जो डीप फेक एंड एआई जनरेटेड मीडिया को रेगुलेट करता है. तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट दीज रेगुलेशंस आर और इसमें कौन सा लेबल यूज करना है, क्या यहाँ पर सिग्निफिकेंस है इन जो भी यहाँ पर रेगुलेशंस आए हैं उनका. राइट, द गवर्नमेंट हैज टाइटन्ड रूल्स ऑन द एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट. तो इसमें हम देखेंगे कि जो आईटी रूल्स हैं उनको कैसे यहाँ पर रिवैम्प किया गया है, उनको अमेंड किया गया है. सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है. यूनियन गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द आईटी रूल्स 2021 टू रेगुलेट द फोटोरियलिस्टिक एआई जनरेटेड कंटेंट स्पेशली डीप फेक्स. सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा डीप फेक होता क्या है. जैसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान की कोई वीडियो है, कोई फोटो है, तो एआई क्या करता है, उस फोटो को, उस वीडियो को, उस लैंग्वेज को, उस स्पीकिंग स्किल को अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है, उसको लर्न करता है एंड देन उसको किसी भी जो भी यूजर चाहता है, जो भी कंटेंट उनसे बुलवाना चाहता है, उसका कंटेंट एआई को दिया जाता है और ये गाइडेंस दी जाती है एआई को कि इस इंसान से आप ये चीजें बुलवाइए या इस इंसान को ये काम करते हुए दिखाइए जो कि रियलिटी में उस पर्सन ने, उस सेलिब्रिटी ने या उस पॉलिटिकल लीडर ने वो चीज बोली भी ना हो, वो चीज करी भी ना हो. तो दिस इज द डीप फेक इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. डीप फेक की प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पर आगे वीडियो में देखने वाले हैं. राइट, तो गवर्नमेंट ने इन रेगुलेशंस में कुछ अमेंडमेंट्स करे हैं. रूल्स जो होंगे वो इफेक्टिव हो जाएंगे फरवरी से. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आएगा. तो ओरिजिनल और डीप फेक में हल्का फुल्का जो डिफरेंस, अगर हम एज अ जनरल पब्लिक हम ये डिफरेंशिएट करना चाहते हैं डीप फेक में और रियल वीडियो में, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आई जो ब्लिंकिंग होती है वो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट होती है, नेचुरल नहीं होती है. एंड यहाँ पर कुछ मिसमैच्ड जैसे इयररिंग्स हो सकते हैं, मिसमैच्ड एक्सेसरीज हो सकती हैं, और भी कोई हो सकता है. एंड सम फीचर्स लैक डेफिनेशन, स्पेशली अगर उनसे कुछ आप फॉल्स इंफॉर्मेशन बुलवा रहे हो, डीप फेक वीडियो है तो उनके जो लिपसिंग है उसमें कहीं ना कहीं आपको मिसमैच देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दी रियल वीडियो. राइट, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे फेस स्वैपिंग भी देखने को मिलती है कि यहाँ पे कोई दूसरा इंसान है, इस इंसान की जो फेस है वो दूसरे इंसान के फेस पर आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं. ये आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस देखने को मिल रहे हैं, फेशियल मैनिपुलेशन. ठीक है, आइए चलते हैं आगे. की प्रोविजंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या क्या जो अमेंडमेंट्स हैं वो करे गए हैं. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है मैंडेटरी लेबलिंग ऑफ एआई कंटेंट. यहाँ पर सिंपल बात यह है, एआई कंटेंट पर रोक नहीं लगाई है कि आपको बनाना नहीं है. एआई कंटेंट अगर आप बना रहे हो तो उसके ऊपर मैंडेटरी लेबलिंग करी जाएगी वाया द प्लेटफॉर्म्स. जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके लिए ये जरूरी कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है या ये रियल कंटेंट है. Photorealistic AI generated content must be clearly and prominently labeled. What does this mean? क्लियर लेबल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, क्लियर लेबल है. यहाँ पर आपको साइड में जो लोगो है द्रोणाचार्य का वो भी देखने को मिलेगा. साथ में आपको नीचे जब यहाँ पर आप जो आपका स्टेटस बार होता है, ये नीचे जो आपकी स्लाइड के एंड में है ना, फुटर में जो भी आपका लिखा हुआ है, जैसे द्रोणाचार्य के फोन नंबर्स लिखे हैं, एड्रेसेस लिखे हैं, तो ये प्रोमिनेंट लेबलिंग है. ठीक है, कि अगर आपको ये जानना है कि कंटेंट किधर से है तो ये द्रोणाचार्य आईएएस की वीडियो से है या द्रोणाचार्य आईएएस की पीडीएफ से है. राइट, यहाँ पर भी यही चीज बोली गई है कि अगर आप कोई भी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं उसको क्लियर शब्दों में, क्लियर तरीके से प्रोमिनेंटली लेबल करना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने कहीं पर कोने में छुपाया हो जिसको यूजर देख भी ना पाए, जिसको यूजर का ध्यान भी ना जाए.
राइट। तो प्लेटफॉर्म्स को क्या करना है, उनको क्या करना है, डिस्क्लोजर, यूजर से ही पहले डिस्क्लोजर साइन कराना है। डिस्क्लोजर जैसे हमेशा कभी भी आप कोई भी जो पॉलिसीज हैं उनको अग्री करते हैं तो एक नीचे टिक आता है कि आई अग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशन, एंड हम टिक कर देते हैं उसके ऊपर, एंड फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई भी चीज पोस्ट करने से पहले वो एक डिस्क्लोजर यहाँ पर हमसे टिक करा सकते हैं, यूजर्स से टिक करा सकते हैं कि आपने कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट यूज किया है, यस या नो। ये हम अपनी तरफ से यूजर्स यहाँ पर डिस्क्लोजर देंगे। प्रोएक्टिवली लेबल करना पड़ेगा। अगर यूजर ने यस बोला है वहां पर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसको लेबल करना पड़ेगा, वो उनके सॉफ्टवेयर में उनको वे एडिशन करनी पड़ेंगी, राइट। देन अगर यहाँ पर नॉन कंसेंशुअल डीप फेक जैसा कोई वीडियो हमें देखने को मिल रहा है और अगर डिस्क्लोजर वहां पर प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसको नॉन कंसेंशुअल कंटेंट को तभी के तभी रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइम फ्रेम भी अब दिया गया है। अब से पहले हम जितना भी कंटेंट डिस्कस करते थे, जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस करते थे, उसमें हम वे फॉरवर्ड में कहते थे कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, टाइमली रेगुलेशंस नहीं है। तो उन सभी वे फॉरवर्ड पर अब सरकार ने फैसला ले लिया है एंड उसके ऊपर यहाँ पर अमेंडमेंट्स ला दिए हैं, राइट। ओके, चलिए, रिड्यूस्ड टेक डाउन टाइमलाइन जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि क्या यहाँ पर चेंजेस करे हैं। तो पहले जैसे कोर्ट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी या तो कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा या अप्रोप्रिएट कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो कंटेंट को इलीगल अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो प्लेटफॉर्म्स के पास पहले टाइमलाइन होती थी 24 to 36 आवर्स, लेकिन अब उनको 3 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, टेक डाउन करना पड़ेगा। देन दूसरा, अगर नॉन कॉन्सेंशुअल डीप फेक है, सेंसिटिव अगर कोई कंटेंट है और उसके ऊपर कंप्लेन आई है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले 24 आवर्स या उससे ज्यादा भी लग सकते थे उसको टेक डाउन करने में, एंड इतनी देर में ना वो चीज वायरल हो जाती थी। हर जगह कहां कहां से उसको उतारेंगे, हर जगह वो वायरल हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में उनको प्लेटफॉर्म्स को उतारना पड़ेगा। यहाँ पर यूजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ यही है कि आप डिस्क्लोजर दे सकते हैं। अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया और आगे जाके पाया गया कि इसमें एआई यूज हुआ है या इसमें डीप फेक है या इसमें नॉन कंसेंशुअल कंटेंट है, तो वहां पर फिर प्लेटफॉर्म्स की क्या आ जाएगी जिम्मेदारी, एंड उनको फिर ये कंटेंट वहां से हटाना पड़ेगा, राइट। एंड आगे भी इंप्लीकेशंस उसमें हो सकते हैं। देन यहाँ पर बोला गया है सिंथेटिक डेटा। सिंथेटिक मतलब हम जब अगर फाइबर्स की बात करते हैं, नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, तो सिंथेटिक क्या होता है, मैन मेड होता है, ठीक है, नेचुरल नहीं होता। तो यहाँ पर लेकिन सब कंटेंट तो वैसे मैन मेड ही होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सिंथेटिक डेटा होता क्या है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि हाउ हैज जो गवर्नमेंट है दैट डिफाइंड सिंथेटिक डेटा। तो ये जो यहाँ पर अमेंडमेंट हुए हैं 2026 में रूल्स में, उन्होंने डिफाइन किया है प्रॉपर तरीके से सिंथेटिक डेटा को। ये यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। इसको अगर हम 2 लाइनों में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी ऑडियो है, विजुअल है या ऑडियो विजुअल है, ठीक है, तो उसमें इंफॉर्मेशन विच इज आर्टिफिशियली और एल्गोरिदमिकली क्रिएटेड, जनरेटेड, मॉडिफाइड और ऑल्टर्ड यूजिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स। अगर कोई भी वीडियो है, कोई भी ऑडियो विजुअल या कुछ भी है, अगर उसमें यहाँ पे एल्गोरिदम से यूज करके या आर्टिफिशियली उसमें कोई भी ऑल्टरेशन अगर आपने करी है कंप्यूटर रिसोर्स से इन अ मैनर दैट सच इंफॉर्मेशन अपीयर्स टू बी रियल, मतलब वही डीप फेक लग रहा है, ऑथेंटिक है, ट्रू है, एंड डिपिक्ट्स पोर्ट्रेज एनी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, इवेंट को इन अ मैनर दैट और इज लाइकली टू बी परसीव्ड एज इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ नेचुरल पर्सन और अ रियल वर्ल्ड इवेंट। सिंपल बात क्या है कि ऐसा कोई कंटेंट जो किसी पर्सन को या किसी इवेंट को ऐसा दर्शा रहा है कि ये सच में हुआ है, लेकिन वो सच में हुआ नहीं था, वो आपने कंप्यूटर से जनरेट करवा के ऐसा दिखाया है, तो यहाँ पर उसमें क्या करा जाएगा, उसको डिफाइन किया जाएगा एज सिंथेटिक डेटा। तो सिंपली पुट अगर हम इसको रखें तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड मॉडिफाइड कंटेंट दैट अपीयर्स रियल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एक्चुअल पर्सन और इवेंट, जिसको हम डिस्टिंग्विश खुद से नहीं कर पाए। आम जनता, बहुत सारी जनता आज भी ऐसी है जो अगर मतलब कुछ भी ऐसे डीप फेक दिखाएंगे, कुछ भी ऐसे, अगर हम कोई मान लो कोई गॉड है, कोई आशीर्वाद दे रहा है ना, या फिर अगर मान लो कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो कुछ भी बोल रहा है, तो दे विल नॉट बी फोकसिंग ऑन द लिप सिंकिंग, दे विल नॉट बी फोकसिंग ऑन द ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, राइट। वो तो पढ़े लिखे इंसान या बहुत ज्यादा एजुकेटेड, जिनको एआई के बारे में ज्यादा डीप नॉलेज है, वही उस चीज पे फोकस करेंगे। अदरवाइज आजकल आपने देखा भी होगा, जैसे शॉर्ट्स में कई बार होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस होती है ना, तो वो लगता है कैसे, वो तो पता नहीं कितने समझदारी से जवाब दे रहे हैं, एंड फिर जो पब्लिक है उनको वो बहुत पसंद भी आता है कि ओ माय गॉड दिस इज सच अ क्यूट चाइल्ड, है ना, लेकिन दैट इज डीप फेक।
the children are not capable of answering to such a great level, to such a great instinct, लेकिन वो अपना जो डेटा है उसको वायरल करने के लिए व्हाट दे आर यूजिंग इज एआई, कि वो बच्चा यही सब बोल रहा है और वो बोल रहे होते हैं माँ बाप, है ना, वो एआई से जनरेट होती है वो वीडियो, राइट। तो यहाँ पर यही चीज है कि ऐसा ना हो कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए, तो उसको हम सिंथेटिक डेटा बोलेंगे। फाइनल डेफिनेशन अभी भी लेकिन अगर ये कहें तो 2025 के जो अक्टूबर में एक ड्राफ्ट आया था इन अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो उससे थोड़ी सी नैरो डाउन ही करी है, पहले और ज्यादा डिटेल में ये डेफिनेशन थी, राइट। तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि अब टाइमलाइन क्या हो गई है, अब सिंथेटिक डेटा क्या होता है। सेफ हार्बर इंप्लीकेशन, एक नया वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, सेफ हार्बर। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक सेफ हार्बर इंप्लीकेशन मिलता था, उनको बोला जाता था कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं किसी भी डीप फेक वीडियो के लिए, डीप फेक कंटेंट के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये पता चलता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म नोइंगली इग्नोर कर रहा है किसी भी कंटेंट को, या उसको हटा नहीं रहा है या डिलेस कर रहा है, तो वो जो सेफ हार्बर इंप्लीकेशन है वो वहां से हटा दी जाएगी एंड लीगल एक्शन कैन बी टेकन टुवर्ड्स दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। अभी तक वो इंप्लीकेशन नहीं थी, अभी तक सिर्फ और सिर्फ उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी गई थी कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबल है, आप तो एक इंटरमीडियरी है, यूजर है और पब्लिक है, तो यूजर जो दिखाना चाह रहा है आपका तो बस एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब अगर आपने ये जितने भी रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर वो आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, आपने प्रोमिनेंट लेबलिंग नहीं करी, तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी, आई मीन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। व्हाट डज दिस से हियर? if platforms knowingly allow synthetic unlawful content and fail to act promptly, then they lose safe harbor protection। जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी गई थी कि उनकी तरफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता था, वो हट जाएगा। दिस मीन्स दैट द प्लेटफॉर्म कैन नाउ बी ट्रीटेड लाइक अ पब्लिशर। अब इसको पब्लिशर की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, दैट मीन्स लीगली लायबल इसको होल्ड कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को। इट में फेस फाइन्स एंड क्रिमिनल केसेस और लीगल एक्शन, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट भी, अगर उन्होंने जानबूझ के किया हुआ है और अगर वो प्रॉम्प्टली क्विकली एक्शन नहीं ले रहे हैं तो। देन सेफ हार्बर क्या था? लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती थी इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म्स को सेक्शन 79 आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग, इफ दे एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस, कि अगर वो मतलब डिलीजेंस दिखाते हैं, अगर वो इस पे एक्शन थोड़ा बहुत लेते हैं, अपने आप से बता देते कि हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमें नहीं पता था, तो यहाँ पर उनको सेफ्टी हार्बर दी जाती थी, कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है? और ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडियाज आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट। ये जैसे मैंने आपको अभी समझाया सिंपल वर्ड्स में, वही सब यहाँ पर लिखा है कि ये आपको दिखाता है कि कैसे आपको अपने आंसर्स में ये डेफिनेशंस यूज करनी है। ये तो बहुत डिटेल हो गया है, आप सिंपली इसमें से एक भी कोई भी कंटेंट उठा सकते हो, कोई भी लाइन उठा सकते हो अपने आंसर राइटिंग करने के लिए, ठीक है। देन व्हाट इज प्रोएक्टिव लेबलिंग? प्रोएक्टिव लेबलिंग की जब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, प्रोएक्टिव लेबलिंग, पहले क्या होता था? प्लेटफॉर्म्स रिमूव्ड एआई कंटेंट ओनली आफ्टर कंप्लेन। अब यहाँ पर कंप्लेन जब डलती थी तभी रिमूव कर सकते हैं। अब क्या है? प्लेटफॉर्म्स मस्ट, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि एक्टिवली उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि एआई जनरेटेड जो कंटेंट है वो लेबल्ड है, इवन विदाउट कंप्लेन। आपके ऊपर कंप्लेन है या नहीं है डज नॉट मैटर, वही कि मतलब डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा, लेकिन अगर वहां पर यूजर ने साइन नहीं भी किया है तो ये प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कंटेंट को रिकॉग्नाइज कीजिए, आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कीजिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच कंटेंट इज एआई जनरेटेड और इसने डिस्क्लोजर साइन किया है या नहीं किया है। लेबलिंग उनकी तरफ से, यूजर की तरफ से हुई है चाहे नहीं हुई है, it is the responsibility of the platforms now. What platforms must do? Ask the users to disclose if their content is AI generated। अगर वो नहीं करते हैं तो प्लेटफॉर्म्स को लेबल करना पड़ेगा या उसको रिमूव करना पड़ेगा, अगर ये नॉन कंसेंशुअल डीप फेक है तो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है डिजिटल अकाउंटेबिलिटी को इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए। डीप फेक क्या होता है ये मैंने आपको समझा ही दिया है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें, इट इज व्हेन एआई मेक इट लुक लाइक समवन सेड और डिड समथिंग दैट दे नेवर एक्चुअली सेड। कभी उन्होंने कुछ कहा है नहीं कहा है ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। डीप फेक होता है कि अगर आपने नहीं भी कहा है, आपकी कोई भी ऑनलाइन कंटेंट में जो भी वीडियो है, फोटो है, उसको यूज करके ऐसे दिखा देंगे कि आपने ही ये चीजें बोली हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, फेक वीडियो और पॉलिटिशियन giving a speech, they
दे नेवर गेव, ऐसा दर्शा सकते हैं कि उन्होंने तो देखो ऐसा बोला है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी उसको संज्ञान में लेगी, थोड़ी ना उसको मतलब कमिट करेगी कि हाँ हमने मतलब हमारी तरफ से बोला गया है। नो, जो उसको डीफेक में डाल भी रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर गोइंग टू से दैट इट इज नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने तो किया ही नहीं है, बट उनके थ्रू हो सकता है, तो इसको यूज किया जा सकता है टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आइए, देन व्हाट डज प्रोमिनेंटली लेबल्ड मीन्स, वही मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि पूरा एक जो जो भी आपका कंटेंट है उसमें बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर कोने में छोटा सा कॉपीराइट वाला जो इशू आता है तो छोटा सा सी डाल के आपने कॉपीराइट डाल दिया, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, दिखना चाहिए यूजर को कि दिस इज एआई जनरेटेड, ताकि लोग डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये सच्ची है और ये एआई जनरेटेड है। आप फन कंटेंट के लिए बना सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो बेबीज से बुलवाते हैं कुछ भी चीजें, छोटे छोटे बच्चों से बुलवा रहे हैं, जो बड़े लोग बोलते हैं वो वैसी चीजें उनसे बुलवा रहे हैं, फन एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें भी आपको लेबल करना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ पर एआई जनरेटेड है, बट दैट इज नॉट हार्मफुल, दैट इज फॉर द फन ओनली, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर कोई डीप फेक है, कोई नॉन कंसेंशुअल कंटेंट है, उसके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा, तो उन चीजों के लिए यहाँ पर ये करा गया है अमेंडमेंट। The amendment rules mandate that AI generated image to be labeled or prominently, that means must clearly show that they are synthetic। इससे पहले जो 2025 अक्टूबर में जो ड्राफ्ट आया था उसने बोला था कि 10% ऑफ द इमेज और द वीडियो शुड बी लेबल्ड एज कि एआई। अर्लियर ड्राफ्ट रूल सेड द 10% ऑफ द इमेज मस्ट बी कवर्ड विद द लेबल। 10% में अब मान लो ये 100% है तो उसका 10% आपने नीचे यहाँ पर मार्क कर दिया, तो इतना भी काफी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, बट लेबल मस्ट स्टिल बी क्लियर एंड विजिबल। कि अब जो 10% आपने ये रखा हुआ था कि एक बड़ा सा जो पोर्शन है किसी भी इमेज का उसमें एआई दिखना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर ये बोला है कि चलो इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटा सा लिख दोगे, इट शुड बी विजिबल। knowingly allows illegal AI deepfake, promote such content, fails to act after knowing। तो यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है अगर knowingly अलाउ कर रहा है कोई ऐसा डीफेक और फिर उसकी वजह से उसका सेफ हार्बर हटा देंगे, तो इसको यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस के अंदर 79 के अंदर जो सेफ हार्बर है वो नहीं मिलेगा, इससे सेफ हार्बर खत्म हो जाएगा, लीगली लाइबल आ जाएगा, राइट। तो चेंज इन टेक डाउन ऑफिसर्स, एक ये और इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। 2025 के गाइडलाइंस में आया था कि हर स्टेट में एक ऑफिसर होगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये प्लेटफॉर्म्स को गाइड करेगा कि टेक डाउन दिस कंटेंट। लेकिन अब यहाँ पर ये बोल दिया गया कि सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, यहाँ पर जितना चाहे आप ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं, स्टेट्स कैन अपॉइंट मल्टीपल ऑफिसर्स, दिस इज टू इंप्रूव स्पीड ऑफ कंटेंट रेगुलेशन इन दी लार्ज स्टेट। कोई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि एक ही ऑफिसर होना चाहिए, पहले था, अब यहाँ पर मल्टीपल ऑफिसर्स को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको एक कंक्लूजन दे सकता है कि ये जो नए रूल्स है ये आपको किस वे में हेल्प करेंगे। दिस इज द कंक्लूजन कि अमेंडमेंट शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिव रिमूवल टू द प्रोएक्टिव रेगुलेशन, कि हम रिएक्ट नहीं कर रहे कि कुछ चीज हो गई है उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट का रिएक्शन आ रहा है या उसके ऊपर फिर रेगुलेशन हो रहा है। यहाँ पर दिस इज प्रोएक्टिव कि पहले से ही हम इतने एक्टिव हैं कि ऐसा कुछ आगे हो ही ना, हमने पहले से ही एक्शंस ले लिए। दिस इज व्हाट मींस एज प्रोएक्टिव, है ना। देन स्ट्रेंथन ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशंस एंड टाइटन्स इंटरमीडिएरी अकाउंटेबिलिटी अंडर द आईटी फ्रेमवर्क, यहाँ पर हमने उनका कर दिया। अब ये देखिए इम्प्लीकेशन ऑफ द अमेंडमेंट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे हमने बात करी है, जो इससे पहले हम वे फॉरवर्ड में लिखते थे या ड्रॉबैक्स में लिखते थे, वो अब यहाँ पर इम्पैक्ट में आ जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग डिजिटल अकाउंटेबिलिटी, यस, डीप फेक को कर्ब करेंगे, नॉन कंसेंशुअल कंटेंट को डीप फेक करेंगे, सॉरी आई मीन कर्ब करेंगे। इंक्रीज्ड लाइबिलिटी फॉर द प्लेटफॉर्म्स भी अब रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। लेकिन कंसर्न्स अभी भी यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। अगर आपको बाई चांस क्रिटिसिज्म देने के लिए पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि जो फ्री स्पीच कंसर्न है, यहाँ पर फ्री स्पीच के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। रिस्क ऑफ ओवर सेंसरशिप ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग सेफ हार्बर, तो सेफ हार्बर लूज करने की वजह से कि भाई डर होगा कि सेफ हार्बर इससे ना चला जाए, इससे ना चला जाए, गवर्नमेंट क्या पता किसको क्या बोल दे, तो वो हो सकता है ओवर सेंसरशिप रहे किसकी तरफ से, प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। देन एग्जीक्यूटिव ओवर रीच भी देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट ऑर्डर्ड टेक डाउन विद इन 3 आवर्स में रिड्यूस जुडिशियल ओवरसाइट, की पता भी नहीं चलेगा कि वो कंटेंट सच में गलत था या नहीं था, तो जुडिशियल ओवर रीच यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एम्बिग्यूटी इन नॉलेज स्टैंडर्ड, यहाँ पर व्हाट काउंट्स एज नोइंगली परमिटिंग, ये डिफाइन नहीं किया गया कि आप जानबूझ के करो, जानबूझ के का मतलब क्या है ये डिफाइन नहीं किया है। एंड टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस आज भी यहाँ पर अभी भी यूं के यूं है कि डिटेक्टिंग एआई जनरेटेड कंटेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स में स्ट्रगल विद इट। जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स है जो भी ग्रो कर रहे हैं
उनके पास यहाँ पर स्ट्रगल आ जाएगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, दे डू नॉट हैव सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? सो हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है ये आर्टिकल। आई होप यू विल रीड दिस आर्टिकल योरसेल्फ एज वेल, एंड देन फिर से आप एक 250 वर्ड्स में एक आंसर अपना लिख लेंगे कि अभी जो अमेंडमेंट्स आए हैं उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आने वाला है और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी यूएसए बांग्लादेश ट्रेड। ठीक है, सिंपल बात क्या है कि भाई देखो, यूएसए और बांग्लादेश की है ट्रेड, तो हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा हमें उसी से मतलब है। हमें ये कोई मतलब नहीं उसके बिल्कुल ऐसे माइन्यूट डिटेल्स हमें नहीं टेस्ट करनी, हमें नहीं देखनी है कि क्या उनकी बातचीत हुई है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी कॉटन यार्न, कॉटन कॉटन की बात है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या हुआ है कि यूएसए और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है। अभी तक एक्सपेक्टेड ये था कि जैसे आपको पता है यूएस के जो टैरिफ्स हैं मेड इन इंडिया गुड्स के, तो वो कितने लगे थे, 18% तक आ गए थे, वो हम सबको पता है। बांग्लादेश के ऊपर लेकिन कितना लगाया गया है, 19%। तो ये जो 1% का गैप आया था, इससे इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, कॉटन जो ग्रोइंग फार्मर्स हैं एंड एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत ही उम्मीदें थी कि शायद से जो गैप है इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे एंड ये हमें मार्केट में एक एज देगा बांग्लादेश से, राइट? लेकिन जो गारमेंट एक्सपोर्टर से, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, यूएसए ने अपना दाव खेला है। यूएसए ने बोला है कि अगर आप यूएसए का कॉटन लेंगे, यूएस बांग्लादेश को बोला कि अगर आप गारमेंट बनाने के लिए यूएसए का कॉटन लेंगे या यूएसए के ही यार्न्स को यूज करेंगे, देन बांग्लादेश पे लगेंगे कितना टैरिफ, जीरो, कोई टैरिफ लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो मेजर बल्क बांग्लादेश में जाता था, कॉटन यार्न का जो एक्सपोर्ट होता था, अब उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इंपैक्ट आ जाएगा। अब वहां पर लॉसेस देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे जो बड़े बड़े मिल्स हैं, बड़े बड़े जो यार्न एक्सपोर्टर्स हैं, उनके शेयर्स में अभी से ही हमें एक डिप देखने को मिल रहा है। 5-5% शेयर्स उनके गिर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये अब आगे आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा और ज्यादा क्या इंप्लीकेशंस आने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बांग्लादेश क्यों नहीं यूज करेगा, बांग्लादेश इज डेफिनेटली गोइंग टू यूज दी जो आपका यूएसए का जो यान है उसको ही यूज करेंगे ताकि वो जीरो टैरिफ का बेनिफिट उठा पाए, राइट? तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में ये आर्टिकल किसके बारे में है। एंड यहाँ पर ये आप इकोनॉमी के अगर कंसेप्ट में देखें तो यहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन बेस्ड प्रेफरेंशियल टैरिफ, ये कंटेंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप ये इसको यूज कर सकते हैं अगर कभी भी आपको एग्जाम्पल्स में यूज करने को मिले तो आंसर राइटिंग में आप यूज करना, आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो। ठीक है, द ट्रेड बेनिफिट इज गिवन ओनली इफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ वैल्यू कम्स फ्रॉम द पार्टनर कंट्री। ये यूएसए यूज करता है जनरली रूल्स ऑफ ओरिजिन बेस्ड प्रेफरेंशियल टैरिफ, कि वो टैरिफ प्रेफरेंशियल टैरिफ देंगे, वो मतलब ऐसे सबके ऊपर जो एक टैरिफ लगता है वैसा टैरिफ नहीं, आपको बहुत अच्छे खासे ऐसे फैसिलिटीज दी जाएंगी, अच्छे खासी आपको यहाँ पर रिडक्शन इन टैरिफ दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर ओरिजिन कहाँ से हो रहा है उस रॉ मटेरियल का, उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं आगे आर्टिकल क्या है, व्हाट इज द इशू। यूएस बांग्लादेश एग्रीमेंट हो गया है, रेसिप्रोकल ट्रेड, उसमें क्या बोला है, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ रहेगा ऑन सर्टेन बांग्लादेशी टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट्स टू यूएस। जो यूएसए में आप गारमेंट्स भेजेंगे, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यार्न, एक होता है कॉटन का धागा जिसको हम स्पिन करके, जिसको हम यार्न बना के फिर बाद में वो गारमेंट जो बनाने में यूज होता है, जो कपड़ा बनता है, धागे से जो कपड़ा बनता है, राइट? तो यहाँ पर ये बोला गया है बांग्लादेश में कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश अपने आप से कॉटन कल्टीवेट नहीं करता है, वहां पर जो सूटेबल कंडीशंस हैं कॉटन ग्रोइंग के लिए वो नहीं है। तो हमेशा ये देखने को मिलता है कि बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी वेरी इजियर, तो मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रही है गारमेंट्स की, लेकिन जो रॉ मटेरियल है, जो यार्न है, वो इंडिया से मंगवा रहा था बांग्लादेश मेजरली अब तक, लेकिन अब यहाँ पर उसी को टारगेट किया गया है। जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ दिया जाएगा अगर यूएसए का धागा यूज कर लोगे, सिंपल कंडीशन, यूज ऑफ यूएस कॉटन और एमएमएफ दैट इज मैन मेड फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स का अगर आप यूज करेंगे तो आपके ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा। पहले क्या था, वही मैंने बताया, बांग्लादेशी गुड्स के ऊपर 19% था, इंडिया के ऊपर 18% था। इंडिया को ये था कि भाई स्लाइटली कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी, फायदा मिलेगा, लेकिन अब ये है बांग्लादेश में रीगेन कॉम्पिटिटिवनेस बाय शिफ्टिंग टू यूएसए रॉ मटेरियल। अब यूएसए के जो रॉ मटेरियल को अगर ले लेंगे तो कंपटीशन अब और ज्यादा हो जाएगा, इंडिया के अगेंस्ट हो जाएगा। वाई इज इंडिया कंसर्न? ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड स्ट्रक्चर है हमारा, यूएसए का जो ट्रेड स्ट्रक्चर है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
यस, दिस इज द ट्रेड स्ट्रक्चर। तो ट्रेड स्ट्रक्चर, इंडिया एक्सपोर्टेड कितना, यहाँ इतना बिलियन कॉटन यार्न टू बांग्लादेश, इतना हम बांग्लादेश को भेज रहे थे। बांग्लादेश इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन कॉटन यार्न। इंडियन कॉटन का जो धागा है सबसे ज्यादा बांग्लादेश उसको इंपोर्ट करता है। मेजर गारमेंट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश। अब इसका मतलब क्या है, इंडिया से क्या जा रहा है, कॉटन यार्न जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है। यहाँ से कॉटन यार्न गया, कॉटन यार्न। एंड फिर बांग्लादेश से फिर यूएसए क्या जा रहा है, गारमेंट जा रहा है, बना के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं गारमेंट एक्सपोर्ट करता, इंडिया भी डायरेक्टली गारमेंट एक्सपोर्ट करता है, बट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के कंपैरिजन में बांग्लादेश में थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो दैट इज वाई दिस इज मोर फेवरेबल ट्रेड हियर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यूएस मार्केट डिपेंडेंसी कितनी है। तो यहाँ पर 20% ऑफ बांग्लादेशी गारमेंट एक्सपोर्ट यूएसए की तरफ जाता है। अगर 100 कपड़े बन रहे हैं तो 20 कपड़े कहाँ जाएंगे, यूएसए में जाएंगे। एंड इंडिया के अगर हम देख ले 26% ऑफ इंडिया कॉटन अपरेल एक्सपोर्ट्स, तो इंडिया में अगर 100 कपड़े बन रहे हैं तो 26 कपड़े कहाँ जाएंगे, यूएसए जाएंगे। तो यूएसए इज अ वेरी वेरी बिग मार्केट फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड द बांग्लादेशी गारमेंट एक्सपोर्टर्स, काफी हद तक। ठीक है, लेकिन इमीडिएट इंपैक्ट ऑन इंडिया क्या आएगा, ट्रेड डाइवर्जन रिस्क आएगा, बांग्लादेश में रिप्लेस इंडियन कॉटन विद यूएसए कॉटन, डेफिनेटली हमने यही डिस्कस किया है। प्रेशर ऑन इंडियन टेक्सटाइल डिप्लोमेसी, यहां से क्या हो जाएगा कि इंडिया में डिमांड सिमिलर क्लॉज फ्रॉम यूएसए। अब हम भी चाहेंगे कि हमें भी तुम यही बोलो कि तुम्हारी तरफ से कुछ यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, तो पुश फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट। फिर यहाँ पर यूएसए फिर से पुश कर सकता है, फिर से डिप्लोमेटिक बातें कर सकता है इंडिया के साथ कि अगर आपको यहाँ से ट्रेड में रिलैक्सेशन चाहिए, टैरिफ में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप हमें अपनी एग्रीकल्चरल मार्केट में एंट्री करने दो। इंडिया एंड बांग्लादेश में एक यही डिफरेंस है कि हम यहाँ पर जो अपने फार्मर्स के जो यू कैन से जो फार्मर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में फार्मर्स है ही नहीं कॉटन कल्टीवेशन के मेजरली, बहुत ही माइनर, बहुत ही स्मॉल सेक्शन हो सकता है या फिर होगा ही नहीं, बहुत कम वहां पर खुद से कॉटन उगाई जाती है, सारा वो इंपोर्ट ही करते हैं, मैक्सिमम इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पर लेकिन इंडिया में, इंडिया इज अ मेजर कॉटन ग्रोइंग कंट्री है ना, तो यहाँ पर या तो यूएसए अगर ये बोलेगा कि हमारा यान खरीदो, तो इंडियन जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया में डिमांड सिमिलर क्लॉज फ्रॉम यूएसए, पुश फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट, यूएसए बोलेगा कि ठीक है फिर तो हमें प्रेफरेंशियल ट्रेड जो ट्रीटमेंट दो। देन सप्लाई चेन जियोपॉलिटिक्स क्या है, रॉ मटेरियल वेपनाइजेशन हो रहा है, ट्रेड लिंक्ड टू स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, कि फिर इससे रॉ मटेरियल को आप वेपनाइज कर रहे हो, आप यहाँ पर कंट्रीज को फोर्स कर रहे हो अपनी मार्केट में एंट्री करने के लिए कि आप यहाँ से ही चीजें खरीदो, ये आप डायरेक्टिव सेट कर रहे हो। इंडिया बांग्लादेश स्ट्रेन बढ़ सकता है, ऑलरेडी टिट फॉर टैट रिस्ट्रिक्शन हो चुके हैं 2025 में, अगर आपको याद हो तो पोर्ट्स क्लोज कर दिए थे बांग्लादेश ने अपने इंडिया के इंपोर्ट्स के लिए। तो बांग्लादेश रिस्ट्रिक्टेड यार्न इंपोर्ट्स वाया लैंड पोर्ट्स, इंडिया रिस्ट्रिक्टेड आरएमजी इंपोर्ट्स। रेडीमेड गारमेंट की बात करें, रेडीमेड गारमेंट इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश, तो अगर उन्होंने हमारे लिए जो लैंड रूट के थ्रू जो अगर इंपोर्ट बंद कर दिया तो हमने भी उनके कपड़े लेने बंद कर दिए थे, तो ऑलरेडी टेंशन चल रही हैं। फिर इसके बाद बांग्लादेश को यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। बांग्लादेश स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है कि वो खुद से कॉटन प्रोड्यूस करते ही नहीं है, नो स्ट्रॉन्ग कॉटन फार्मर लॉबी, वहां पर कोई फार्मर लॉबी नहीं है, कैन फ्रीली नेगोशिएट, वो खुद से अपना फ्रीली सोर्स कर सकते हैं कहीं से भी उनको जब मन करे। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली अलाइन विद यूएसए, तो ये अब यूएसए के फेवर में चला जाएगा बांग्लादेश। अलाइनमेंट किधर से चला जाएगा, किधर की तरफ चला जाएगा, यूएसए की तरफ। तो कंसर्न्स क्या है, लेकिन उनको रेज करना चाहिए, अगर उनको अपनी पॉलिसी बनानी है तो उनको ये चीजें भी नोट डाउन करनी चाहिए कि उनकी जो कॉटन कॉस्ट है वो ज्यादा महंगी पड़ेगी, साथ में फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट जो लॉजिस्टिक है उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, स्टोरेज में प्रॉब्लम आ सकती है, क्वालिटी कंपैटिबिलिटी, इंडियन कॉटन इज कंसिडर्ड वे बेटर, एंड प्रोडक्ट मिक्स एडजस्टमेंट, कि आप कैसे मिक्स करेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे उसकी। नॉट ऑल गारमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम यूएसए कॉटन, और सभी तरीके के गारमेंट्स को यूएसए के कॉटन से आप नहीं बना सकते, इंडियन कॉटन इज मोर फिजिबल। तो इसका मतलब ये है कि जीरो टैरिफ डज नॉट मीन ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दिस इज फॉर बांग्लादेश। फिर ग्लोबल सिनारियो फिलहाल क्या है, ये हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड बाय प्रोडक्शन इन मेनी रिसेंट एरियाज, बाय एरिया एंड प्रोडक्शन, दोनों एरिया में भी सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन में भी ज्यादा है। चाइना एंड यूएसए उसके बाद आते हैं। देन यूएसए इज अमंग द लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर, वो एक्सपोर्टर में भी आता है। देन इंडिया मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है, ठीक है, कौन कौन सी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड
some areas of the Punjab also. Then broader geopolitical angle अगर हम बात करें, this deals reflect US strategy. यूएस की स्ट्रैटेजी दिखा रहे हैं किसमें, ताकि अपने कॉटन एक्सपोर्ट मार्केट को सिक्योर कर ले, साथ में बांग्लादेश को इंटीग्रेट कर ले अपनी पॉलिसी में, अपनी साइड यूएस सेंट्रिक सप्लाई चेन्स में। ट्रेड पॉलिसी यूजेस स्ट्रैटेजिक टूल इन साउथ एशिया। बहुत दिनों से देखने को मिल रहा है, लगभग 1 साल हो चुका है इन बातों को, कि वो ट्रेड को यूज कर रहा है एज अ टूल टू हैव स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी इन साउथ एशिया। ठीक है, इट मे रिड्यूस इंडियाज लेवरेज ओवर बांग्लादेश इन टेक्सटाइल ट्रेड। देन वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया है कि हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा टैरिफ कंसेशंस ऐसे ही, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो अभी तक हम यार्न बांग्लादेश में भेज रहे थे उस मार्केट को ही आप डाइवर्सिफाई कर दो, आप वियतनाम में भेजिए, आप अफ्रीका भेजिए, आप ईयू भेजिए। ईयू के साथ तो हमने अपनी डील भी साइन कर ली है। देन साथ में एफटीए हम साइन करने के लिए बोल सकते हैं यूएसए को, स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक टेक्सटाइल वैल्यू चेन बना सकते हैं हम। एंड देन अपग्रेड टेक्निकल टेक्सटाइल्स को हम अपग्रेड कर सकते हैं, जो सिंथेटिक यार्न्स हैं, सिंथेटिक मैन मेड फाइबर्स हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन दी यूएसए मार्केट्स एनीमोर। यहाँ पर हमें अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करके दूसरी जो कंट्रीज हैं वहां पर अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, ऑन फ्लैगशिप स्किल PMKVY, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम, ब्लैकलिस्ट एम्प्टी सेंटर्स, क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, फ्यू टेकर्स। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है ये देख लीजिए। बहुत सारे जो पीएम कौशल विकास योजना के तहत जो स्किलिंग सेंटर्स बनाए गए थे वो अब ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं, खाली पड़े हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कोई वहां पर आपको सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स वहां पर है ही नहीं। तो उनको ब्लैकलिस्ट किया क्यों गया है, तो ऑफिशियल्स ने बोला है कि जो ब्लैक लिस्टिंग का जो प्रोसेस है ये मल्टी लेयर्ड है विद स्पॉट इंस्पेक्शंस, रिव्यूज एंड शो कोस्ट नोटिसेस हैं। तो यहाँ पर एक गाइडलाइंस इशू करी गई थी, जो अभी 4.0 जो PMKVY जो 4.0 चल रहा है वर्जन, क्योंकि इनिशियली तो 2015 में आ चुका था, इसके वजह से यहाँ पर 2022 में जो नई गाइडलाइन सेटअप करी गई थी वो अगर फॉलो नहीं हो रही है तो ब्लैकलिस्ट करा गया है। राइट, तो कॉन्टेक्स्ट यही है, 178 ट्रेनिंग सेंटर्स आर ब्लैकलिस्टेड। क्यों, या तो लो अटेंडेंस है, वीक कैपेसिटी बिल्डिंग है, या मॉनिटरिंग ही पुअर है वहां पर। तो दिस इससे ये होता है कि इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करें कि हम तो इतना ज्यादा इनको इंप्रूव कर देंगे, इतनी ज्यादा स्किल ले आएंगे, लेकिन वो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। व्हाट इज PMKVY, पीएम कौशल विकास योजना आखिर में है क्या, तो दिस वाज लॉन्च इन 2015 अंडर स्किल इंडिया मिशन का ही ये पार्ट है, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ये लगाई गई, ये चलाई गई थी। और इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो यहाँ पर कौन सी है, NSDC, दैट मीन्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देन फोकस शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन देते हैं, एंड RPL दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग यहाँ पर फोकस करी जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्या ऑब्जेक्टिव आया था कि एक तो इंडस्ट्री रेलेवेंट हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ करेंगे, प्रोमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल। ऐसा ना हो कि स्किल के नाम पे उनको सिर्फ कुछ कुछ भी ना आता हो, जैसे इंडस्ट्री की जो डिमांड है, मान लो टेक्सटाइल की अगर हम अभी बात करके आए हैं तो टेक्सटाइल की ही अगर इंडस्ट्री की डिमांड है, तो बस उनको ये ना हो कि वैसे सुई में धागा ही पुराना आता हो, उनको कोई मशीन ना चलानी आती, उनको टेलरिंग की जो टेक्निक्स हैं वो नहीं आती हो। तो ये जो स्किल सेंटर्स हैं ये यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री लेड स्किल्स यहाँ पर सिखाते थे। ठीक है, ब्रिज स्किल गैप इन इमर्जिंग सेक्टर्स। देन व्हाट इज NSDC, थोड़ा सा ये भी देख लो, 2009 में सेटअप किया गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर है, PPP मॉडल जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं। साथ में इसमें क्या था, ये फंड और मॉनिटर करता था ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स को, एंड ये सेक्टर स्किल काउंसिल्स के थ्रू काम करता था। अब ये सेक्टर स्किल काउंसिल्स क्या होते हैं, सबसे पहले जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉटन की यहाँ पर कोई सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, मतलब टेक्सटाइल को ही ले लो, चलो कॉटन को भी छोड़ो, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर में फिलहाल इंडस्ट्री में क्या डिमांड्स चल रही हैं, लेबर से आप क्या चाहते हो, एम्प्लॉयर से आप क्या चाहते हो, वैसा सा एक फ्रेमवर्क इंडस्ट्री यहाँ पर बनाएगी। एंड वही यहाँ पर SSC का काम है, जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, इंडस्ट्री की जो डिमांड है वैसा सा एक मैनिफेस्टो, वैसा सा ही यहाँ पर एक मैनिफेस्टो तो वर्ड सही नहीं रहेगा, वैसा वैसा एक कोर्स डिजाइन करेगी कि ये डिमांड्स हैं, एंड इसी डिमांड ड्रिवन अप्रोच से इन सेंटर्स में पढ़ाया जाएगा, इन सेंटर्स में वो स्किल दी जाएगी, एंड देन ये स्किल्स सीख के जो लोग सर्टिफिकेट ले पाएंगे उनको फिर हम यहाँ पर क्या है इजीली इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट? मैं दोबारा से इसको बताऊंगी कि जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी स्किल्स चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को वो यहाँ पर सिखाते हैं। उसी तरीके से ये जो अपना एक कोर्स डिजाइन करते हैं, डिमांड्स डिजाइन करते हैं, एंड वही उन सेंटर्स पे पढ़ाया जाता है सो दैट दे कैन बी एम्प्लॉयड लेटर ऑन, राइट? अच्छा, चलिए, स्किल इंडिया मिशन क्या था? 2015 में लॉन्च किया गया था। इसी के अंडर ये सारी स्कीम्स हैं। आप एक बार पॉज करके वीडियो ये सारी स्कीम्स को देख सकते हैं, एंड देन आप इनको पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। ये सारी स्कीम्स वैसे तो आपके टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दी हुई हैं, इनके प्रॉपर फोटोज एंड वीडियोज आपके पास हैं, अदरवाइज स्टिल आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। देन कैग ऑब्जर्वेशन ऑन पीएम केवीवाई। कैग का क्या ऑब्जर्वेशन रहा है कि यहाँ पर जो पास्ट कैग रिपोर्ट्स है उन्होंने बताया कि जो ये प्लेसमेंट का ये जो ढपोसला है कि भाई सारे के सारे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, स्किल बढ़ा रहे, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है बच्चों की, अभी भी प्लेसमेंट नहीं है। जो वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं उनकी गोस्ट बेनिफिशियरीज, ऐसे गोस्ट बेनिफिशियरीज हैं उनके पास बेनिफिट जा रहे हैं कि जो एग्जिस्ट रियल में करते ही नहीं है। सर्टिफिकेशन विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है नहीं हुई है, टेस्ट हुआ है नहीं हुआ है, वी डू नॉट नो, लेकिन ऐसे ही सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। और मॉनिटरिंग ऑफ सेंटर्स बहुत वीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, एंड गवर्नेंस इशू भी है। आउटपुट अचीव्ड बट आउटकम अनसर्टेन। यहाँ पर जो आउटपुट हम चाह रहे थे कि सर्टिफिकेट आ गया, स्किल दे दी, सेंटर बना दिया, वो तो हो गया, लेकिन उससे आउटकम क्या आने वाला है नियर फ्यूचर में? एम्प्लॉयमेंट जो हमें चाहिए थी यूथ की, वो क्या हो रही है? उसके बारे में हम बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, राइट? फिर यहाँ पर चैलेंजेस क्या है? स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, एंड सोशल इश्यूज हैं। कि एक तो जो ट्रेनिंग है उसमें मिसमैच है, ट्रेनिंग क्या दी जा रही है, इंडस्ट्री क्या मांग रही है, उसमें मिसमैच है। वेजेस बहुत कम है, इसीलिए मोटिवेशन ही नहीं है बच्चों में कि वो स्किल लेके वो इंडस्ट्रीज में जाएं। साथ में सर्टिफिकेशन डज नॉट मीन कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी। वो सर्टिफिकेट जैसे डिग्री लेके यूथ घूमता रहता है, ऐसे ही ये सर्टिफिकेट लेके यूथ घूम रहा है, तो दिस डज नॉट मीन कि एग्जैक्ट एम्प्लॉयमेंट आपकी हो ही जाएगी। यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के बारे में बात करें तो ब्लैक लिस्टेड सेंटर्स हैं, क्वालिटी डायल्यूशन है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, अटेंडेंस की प्रॉब्लम है, मॉनिटरिंग गैप्स है, मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो रही है कि अच्छे तरीके से स्किल वहां पर सिखाई जा रही है, नहीं सिखाई जा रही है। सोशल इश्यूज की बात करें, रूरल ड्रॉप आउट्स है, माइग्रेशन कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जेंडर पार्टिसिपेशन में भी प्रॉब्लम है। तो ये तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इंडिया के पास एक ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया के पास जो डेमोग्राफी का जो स्ट्रक्चर है उसमें यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा है, राइट? तो इसकी वजह से इंडिया का 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स से भी कम है। तो इसकी वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड टिल 2040 हम उसके बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट अगर नहीं करी तो डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरह बनेगा, बर्डन बन जाएगा ये पॉपुलेशन हमारे लिए, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, सोशल इंस्टेबिलिटी होगी, एंड विद स्किल डेवलपमेंट लेकिन क्या हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ग्रीन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, सब कुछ को बूस्ट मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो लैक्यूनाज हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन की जाए। इनकी जो भी हमने ये इश्यूज देखे हैं, स्ट्रक्चर इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत जल्दी जो कॉशन लेना है वो किया जाना चाहिए, right? So that's all in today's discussion. I hope you have enjoyed this discussion. Please like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.